दोस्तों पांच के फंडे में फिर से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट, साउथ कोल ग्लेशियर, 1 oldest glacier of the world, 2 highest glacier of the world, 3 smallest glacier of the world। आंसर देख लेते हैं। आंसर इज बी, ओनली 2। इट्स अ हाईएस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड। इट्स नॉट ओल्डेस्ट एंड नॉट इवन अ स्मॉलेस्ट। न्यूज में क्यों आया देख लेते। न्यूज में इसलिए कि एवरेस्ट का जो हाईएस्ट ग्लेशियर है ना, इट कुड डिसअपियर इन दिस सेंचुरी। ऐसा साइंटिस्ट ने अपने जो न्यूज लेटर है नेचर पोर्टफोलियो जर्नल, यहाँ पे अभी पब्लिश कर दिया गया है। द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट जो नेपाल में स्थित है, इट्स एक्चुअली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज के साइंटिस्ट साथ में वर्क करते हैं। अब साउथ कोल ग्लेशियर क्या, इट्स लोकेटेड एट एलिवेशन ऑफ 8020 मीटर्स, हाईएस्ट है। अब रेडियो कार्बन डेटिंग के हिसाब से इसका एज 2000 ईयर्स देखा गया है, बट इट इज नॉट ओल्डेस्ट, ये ध्यान में रखो, है ना। ओल्डेस्ट यदि हम देखना चाहते तो देखो, सी द ओल्डेस्ट, द एज ऑफ ओल्डेस्ट ग्लेशियर इज इन अ ग्रीनलैंड विच इज मोर देन 1 lakh years old, that is the oldest, okay, and it is also not a smallest, जबकि smallest कौन सा है, जेम ग्लेशियर इज अ स्मॉलेस्ट, है ना। ये यूएस में है, ग्लेशियर नेशनल पार्क में। इट्स जस्ट 5 एकड़, 0.020 स्क्वायर किलोमीटर। एक्चुअली कोई भी हम जब ग्लेशियर कहते हैं तो उसका थ्रेशोल्ड लिमिट मिनिमम होना चाहिए 25 एकर्स, ये उससे भी कम है। इट इज नॉट एग्जैक्टली एक्टिव ग्लेशियर, ओके। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट जेम, और ये हो गया ओल्डेस्ट ग्रीनलैंड में है। ये जो है साउथ कोल ग्लेशियर, इट्स हाईएस्ट, सबसे ज्यादा एलिवेशन इस पर है, 2000 ईयर्स का है भाई। थिनिंग यानी इसका जो है रेट जो है खत्म होने का रेट, इट्स नियरली 2 मीटर पर ईयर, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इट्स मोर देन 80 टाइम्स फास्टर देन द 2000 ईयर्स बैक। 2000 साल पहले जब ये हो गया था तब इसका रेट बहुत कम था, अभी 80 टाइम्स बढ़ गया है। एंड it lost more than 180 feet of thickness in the last 25 years, and therefore it expected to disappear by the middle of this century। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का संकेत है, हमें तुरंत सुधर जाना चाहिए कि जो हाईएस्ट पिक पॉइंट पर है उसको भी हम छोड़ नहीं रहे, यानी गर्मी ऊपर तक पहुंच गए भाई। Second question, which country making a unitary digital identity framework like Aadhaar card with the assistance of India, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka or Nepal? Answer is C, Sri Lanka, okay। न्यूज भाई, आधार बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटलाइजेशन हो गया है हमारा खुद का, है ना। हमारे सब डाटा जब भी गवर्नमेंट के पास है, तो श्रीलंका आल्सो लॉन्च दिस, है ना, आधार पैटर्न कॉल्ड एज अ यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिफाई फ्रेमवर्क। ये एक्सेप्ट कर लिया है श्रीलंका के कैबिनेट ने रिसेंटली। इट इज एक्चुअली इनिशिएटिव विच फॉलोज आफ्टर द बायलैटरल टॉक्स बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2019। अब ये क्यों हो गया है, तो देखो भाई, हमने जो है उनका डॉलर क्रंच जो है दूर कर दिया है, तो भाई हमारे तरफ से भी कुछ हो जाए तो इट्स कंसीडर्ड एज वन पार्ट ऑफ अ सब्सटेंटिव इकोनॉमिक असिस्टेंस ऑफ टोटलिंग 1.54 बिलियन डॉलर्स, है ना, वो हमने दिया। लेकिन अभी भी ये तय नहीं हुआ है एग्जैक्टली कि इंडिया टेक्निकल सपोर्ट करेगा या फंडिंग करेगा, क्या करेगा, अभी तक फाइनल नहीं हुआ। Third question, consider the following statement based on the December 2021 unemployment report of the Center for Monitoring Indian Economy, CMIE.
जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एम्प्लॉयमेंट कार्ड देखती रहती, रिपोर्ट देती रहती है ना। तो अभी रिसेंट जो है दिसंबर 2021 का, उस हिसाब से देख लेते हैं। असर्शन क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इज हायर अमंग वुमेन। Reason: India's unemployment problem is not reflected in its unemployment rate, but in the low employment rate. यानी इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, लो एम्प्लॉयमेंट रेट है, ऐसा एक रीजन दिख रहा है। तो सीएमआई के रिपोर्ट के आधार पर ये दोनों स्टेटमेंट बनते हैं, क्या है देख लेते हैं। सो आंसर इज A. Both are correct as per the data released by the CMI. Unemployment is higher among the women, है ना, वुमेन्स में सबसे ज्यादा है। और उसका रीजन ही है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा ये नहीं है, लो एम्प्लॉयमेंट रेट है। तो जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है थोड़ा जेंडर बायस है, यानी वुमेन्स को कम जाता है। इन जनरल मेल ओरिएंटेड जो है वो जॉब जनरेट हो रहे हैं, और वो जब लो एम्प्लॉयमेंट रेट है तो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा मेल को मिलते, फीमेल को नहीं मिलते, और यही एक ज्यादा दिक्कत है। देखो भाई क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट report card on the 9th of February 2022 during a debate on the budget 2022-23, the government informed the Rajya Sabha that more than 25,000 Indians died by suicide due to the either unemployment or indebtedness between 2018-2020। ये प्री पैंडेमिक का है भाई, पैंडेमिक में अब क्या हो गया है, यानी ये कितना इंपॉर्टेंट है ये देखो। ये अनएम्प्लॉयमेंट का इशू जो बजट के डिस्कशन में आ गया राज्यसभा में, और एक क्वेश्चन में गवर्नमेंट ने आंसर दे दिया कि भाई 2018-20 में 25,000 इंडियन जस्ट बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट और इंडेप्टनेस की वजह से सुसाइड कर चुके। अब यदि हम इसको देखते हैं तो 2020 के बाद अभी 2022 यानी पैंडेमिक के बीच में क्या हो गया होगा, इसका डाटा सोच नहीं सकते, है ना। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, और इसी वजह से सीएमआई का ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 2021 दिसंबर का। एज पर दिस रिपोर्ट व्हाट इट काउंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज हाईएस्ट अमंग द यूथ। दूसरा खास बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट राइजेस विद द एजुकेशनल अटेनमेंट। जितना एजुकेशन बढ़ेगा उतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कितना खतरनाक है। इसका मतलब हाई एंड का जो एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं के बराबर है, बहुत कम हो गया है, उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली एजुकेशन के तरफ का जो ये है आस्था जो है या जो अट्रैक्शन है वो भी कम हो सकता है, एक डेंजर जोन है। पहले ही इंडिया में एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में इनपुट आउटपुट रेशियो गलत है ना। माँ बाप काफी कुछ खर्चा करते हैं बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए, और उसमें देखा जाए तो बच्चा बन जाता है इंजीनियर लाखों रुपया खर्चा करने के बाद, और फिर पता चलता है उसको 10,000 पेमेंट मिल रहा है। दैट्स सो पिटी थिंग। सो राइजेस विद द एजुकेशनल, ये भी सोचने वाली बात है ना। तीसरा है हायर अमंग द वुमेन, जो आंसर में था। ओके, रिसेंटली रिलीज्ड द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम pointed out widespread youth disillusionment as one of the main risk for India। ये तो बहुत खतरा है भाई। अब ये क्यों है? It means youth disengagement, lack of confidence and or loss of trust of existing economic, political, social structures at the global scale, negatively impacting social stability, individual well-being and economic productivity। तो ऐसे हालात में हमने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस नहीं किया और इधर उधर कहीं और ध्यान दिए तो कितना डेंजर हो सकता है। If it is being, then we are, है ना, having some apprehensions that कि भाई इंडिया is not having any demographic dividend condition,
बट इट इज मियर अ डेमोग्राफी का वेस्टेज। सोचने वाली बात है ना। चलो आगे देखो फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पावर्स। 1 summon, prorogue or dissolve the state legislature. 2 return the any bill for consideration to the state legislature. Which of the above powers can avail by the governor of a state? है ना। तो ये देखो, ये ध्यान में दो, क्योंकि अभी फिलहाल में सेंटर स्टेट टसल चल रहा है, पर्टिकुलरली गवर्नर का रोल, पावर्स, फंक्शंस, इसके बारे में बहुत ज़्यादा इश्यूज है। और इसी वजह से गवर्नर जो है, गवर्नर के बारे में सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ लेना। ये देखो, ये क्वेश्चन डाला है, अब इसका आंसर देख लेते। देखो, सो आंसर इज डी, नेदर 1 नेदर 2, है ना। पहले देखते हुए, देखते ही नहीं, क्या देखते ही तुमसे, है ना, वैसा देखते हुए लगता है यस यार ये दोनों तो पावर है। अभी यहाँ पे ध्यान में रखो, पहले इसमें क्या किया मैंने, समन, प्रोरोग और डिसॉल्व ये वर्ड डाला है, और साथ में मैंने स्टेट लेजिस्लेचर ये वर्ड लिखा है। अब ध्यान में रखो, स्टेट लेजिस्लेचर में दो आते हैं जहां पे बात कैमरल है ना, यानी स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें आता है। ध्यान में रखो, मैंने वर्ड यदि लिखा रहता है कि समन, प्रोरोग और डिसॉल्व द स्टेट असेंबली, देन ओके। यहां पे लेजिस्लेचर है, दैट मींस इंक्लूड द बोथ थिंग्स। अब इसी वजह से ध्यान में रखो, क्योंकि काउंसिल नेवर बीइंग डिसॉल्व, है ना, ये गूगली है। दूसरा, रिटर्न द एनी बिल, एनी वर्ड है, एनी का मनी ध्यान में रखना, एनी मनी, है ना, एक्सेप्ट मनी, मनी बिल नहीं भाई, मनी बिल रिकंसिडरेशन के भेजा नहीं जा सकता। ओके, तो रिटर्न द एनी बिल एक्सेप्ट ऐसा लिखा रहता, मनी बिल तो जम सकता था, है ना। देखिए कुछ प्रोविजंस, देखो प्रोविजंस इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या है। आर्टिकल 172 और आर्टिकल 174(2) ये दोनों फर्स्ट इसमें रिलेटेड है। देखो 174(2) में क्या बोला है, गवर्नर में फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोरोग द हाउस और आइदर हाउस, वर्ड है। और दूसरा लिखा है डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्यों, तो 172(2) में लिखा है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ध्यान में। अब आर्टिकल 200 में देखो, असेंट टू द बिल में बोला है प्रोविजन में, है ना, प्रोविजन प्रोवाइडेड दैट गवर्नर में एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर प्रेजेंटेशन टू हिम of the bill for assent return the bill if it is not a money bill। ध्यान में आएगा, ऐसा बोला है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। देखो न्यूज में इसलिए है दोस्तों कि गवर्नर पावर्स, फ्रिक्शंस विद द स्टेट, व्हाई दिस हैपेंस, क्यों है। देखो भाई, फरवरी के फर्स्ट वीक में वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर जो है ममता बनर्जी, उन्होंने गवर्नर का जो थे धनगर साहब, उनका ट्विटर ही ब्लॉक कर दिया, बोला कि यार ये ट्विटर पर कुछ तो भी अलग लिख रहे हैं। उसके पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है उसका एक इशू हो गया था, विद एक्सेप्शंस गवर्नमेंट हैड टेकन द एक्सेप्शंस टू द गवर्नर आरवी रिपब्लिक डे स्पीच। रिपब्लिक डे स्पीच में जो गवर्नर थे उन्होंने नीट के बेनिफिट के बारे में बोल दिया कि बहुत बढ़िया है करके, और फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्वेश्चन कर दिया कि गलत है भाई नीट का एग्जाम का, और उन्होंने तुरंत फिर बिल भी पास कर दिया इसके अगेंस्ट में, दैट द स्टेट हैज टू बी एग्जाम्ड। अब जो है गवर्नर साहब उन्होंने लेजिस्लेचर को वापस कर दिया ये, है ना, फॉर रिकंसिडरेशन। तो ये थोड़ा सा अभी झगड़ा चल रहा है। अब टसल का क्या है, व्हाट इज द क्रक्स, इन ब्रीफ देता हूं मैं, काफी लंबा चौड़ा है, कई और वीडियो में देखेंगे। ब्रीफ क्रक्स इज इन द गवर्नर्स अपॉइंटमेंट और फंक्शन, बिकॉज इट इज नॉमिनेटेड बाय द यूनियन and it performing the role of not only head of the state but agent of the union। और इसमें सब लोचा भरा है भाई, इसी वजह से यहाँ पे नॉमिनेशन होने की वजह से ये अब पॉलिटिकल पोस्ट नहीं रही, बहुत बार टसल हुआ, पॉलिटिकल अपॉइंटीज ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, रिटायरिंग पोस्ट जो है, जो लड़ नहीं सकते, दमछाक नहीं, उनको वहां पे डाल देते, वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते। एजेंट ऑफ द सेंटर है, अब सेंटर में कुछ और पार्टी, स्टेट में कुछ और पार्टी, तो है ना। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं, इसमें ये एक थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। देन द लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द प्रोविजंस ऑफ कैपिटल गेन टैक्स इन इंडिया। 1 नो टैक्स ऑन अ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड।
2. Tax on a sale of moving as well as a non-moving asset. 3. Tax on a whole value including income generated from the asset. Which of the above statement is or are correct? So answer is a B, 1 and 2 only. इसका मतलब भाई कि टैक्स इज नॉट ऑन द होल वैल्यू बट ओनली ऑन द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द एसेट. न्यूज में इसलिए दोस्तों कि बहुत ही भरमार हो गई कैपिटल गेन टैक्स में. सीधा 10 फोल्ड इंक्रीज कलेक्शन में आ गया है. 6,000 करोड़ से सीधा 60,000 से 80,000 करोड़ की तरफ जा रहा है. डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ लो टैक्स रेट बहुत कम है, जैसे 15%, 10%, 20%, यही टैक्स रेट है और उसके बावजूद भी इसमें अच्छा इनकम है. इसमें दो प्रकार के ये होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होते हैं, है ना. शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का जो इश्यू है वो है 36 मंथ्स का. 36 मंथ्स और लेस रहा तो शॉर्ट टर्म, और 36 मंथ्स के ऊपर का रहा तो लॉन्ग टर्म. लेकिन कौन सा है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ये अप्लाई नहीं होता. इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, इसके लिए 24 मंथ्स यानी 24 महीने यानी 2 साल के अंदर यदि हमने कुछ बेचबाच कर दिया तो फिर उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स बैठता है. यहाँ पे यदि हम देखा जाए डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ज्वेलरी जो है वो हमने यदि है ना 24 मंथ्स के अंदर में गड़बड़ कर दी तो लॉन्ग टर्म कंसीडर किया जाता है ना. तो ये ध्यान में रख लेना थोड़ा सा. आई होप सो कि ये समझ गया होगा. थोड़ा कैपिटल गेन टैक्स क्या है, उसके नॉर्म्स वगैरह क्या है वो भी थोड़ा सा देख लेना. होप सो कि ये 5 क्वेश्चंस आपको समझ गए होंगे. थैंक यू.